नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कशन करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कवर कर दिया, काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया मैंने, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। साथ में मैंने जितने भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने न्यूमेरिकल हुए थे वहाँ पे उस टॉपिक से मैंने बताया। उस टॉपिक को जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा और ईजी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि पूरा फोकस जो है जेई के ऊपर है, ये फोकस है, और सीएमए का जो भी फॉर्म फिलअप किया। हालांकि आपका कोई भी पेपर होगा, सीजीएल का पेपर है, आरपीएफ का पेपर हो, चाहे आईबी, इससे बाहर इलेक्ट्रिसिटी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं होगा, ये गारंटी देता। हाँ, डाटा अलग हो सकता है बट कंसेप्ट एज इट इज़। न्यूमेरिकल जो मैंने लिए सारे न्यूमेरिकल मैंने कवर किए, आप देख लो सारा न्यूमेरिकल जितना भी सीबीटी 2 में आपने जब बताया कि काफ़ी कठिन क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने सारा डिस्कशन किए। तो एज इट इज़ क्वेश्चन आपके जेई में भी मिलेंगे देखने को, क्योंकि टीसीएस ही जो है आपका वेंडर है। सीजीएल का भी जो पेपर है वो टीसीएस ही ले रहा, तो सेम पैटर्न काफ़ी आपको अधिक देखने को मिलेगा। मैंने पूरा चीज़ ही कवर कर दिया, तो आपको कोई भी चीज़ छूटने की चांसेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हीट और मैंने वर्क एनर्जी पावर के ऊपर दो वीडियो जो प्रोवाइड किया है, उसमें 2 वीडियो मैं और प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद वो बिल्कुल कंप्लीट होगा आपका पैकेज। उसके अलावा आपको कोई चीज़, अगर आपके पास टाइम कम है, बस आप वीडियो देख करके चले जाओ, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास टाइम है, नोट्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, जहाँ से जो भी चीज़ें कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल अच्छी, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ओम का नियम, ओम्स का लॉ, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सिंपल सा चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो हमें बताया गया है इस नियम में, वोल्टेज जो होते हैं आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इट मीन्स अगर आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया है तो करंट भी आपका इंक्रीज़ करेगा, और वोल्टेज अगर आपका डिक्रीज़ होता है तो करंट भी क्या होता है आपका डिक्रीज़ होता है। ये आप सभी को पता है। एक आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टू दी पॉइंट हमें बात करनी है, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा डीपली भी हमें नहीं जाना, ज़्यादा ऊपर ऊपर भी नहीं, लेकिन जितना हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में निकल जाए बस उतना हमें पढ़ना है। एक फार्मूला आपका जो एग्जामिनेशन में कई, मतलब इस बार जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था एलपी में, इससे कई सारे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। V=IR होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी 2 डाटा दे दिया हो रहेगा, एक डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन बनता है आपके ग्राफ के ऊपर। देखो ग्राफ के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, आपको सिंपली सा ये ग्राफ दिया हो रहता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्राफ जो है ओम्स का नियम को फॉलो कर रहा है। तो क्या कन्फ्यूज़न होता है एग्जामिनेशन के टाइम में, हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है करंट हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगा या फिर वर्टिकल एक्सिस में। तो सिंपली से आपको मैं बताऊँ, आपको याद कैसे रखना है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y=mx+c, y=mx+c होता है, और हम लोग जानते हैं v= क्या होता है IR। अब देख लो y के प्लेस में क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, और x के प्लेस में क्या आ रहा है आपका करंट आ रहा है। तो सिंपली सी बात है, वर्टिकल एक्सिस यानी y एक्सिस पे क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, और x एक्सिस पे क्या आएगा, हमारा करंट आएगा। तो x एक्सिस में हमारा क्या आ गया, करंट, और y एक्सिस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज। अगर आपको कुछ भी नहीं याद करना एग्जामिनेशन में आए तो बस आपको क्या करना है, y=mx+c लिखना है और v=IR लिखना है, और y एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वोल्टेज, और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है करंट। तो जो ऑप्शन में आपको एक्स एक्सिस में करंट मिल जाए और वाई एक्सिस में वोल्टेज मिल जाए। और एक चीज़ आपको ये देखना है कि करंट जो होगा बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से ये सेक्शन सेटिस्फाई कर रही है नहीं। एक सेक्शन हम लोग लेते हैं ये, और एक सेक्शन लेते हैं ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। करंट हमारा 2 एम्पियर और ये हमारा 4 एम्पियर। तो आपने जैसे वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट किया, तो आपका करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, 2 से 4 एम्पियर हो गया। तो आप देख रहे हो जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, करंट भी आपका 2 से 4 एम्पियर हो गया। तो ये सेटिस्फाई करता है ये आपका ग्राफ। तो 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक तो v=IR, दूसरा क्वेश्चन आपके ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट एक चीज़ और आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या फिर आपको पता भी होगा, ट्रांसफार्मर जो होता है उसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका ओम्स का नियम फॉलो नहीं करता है। तो देखिए ओम्स का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका आई होता है। वोल्टेज इंक्रीज़ करने पे करंट भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये चीज़ जो है आपके ट्रांसफार्मर में फॉलो नहीं करती है। अब यहाँ होता क्या है, वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ मैं। और वोल्टेज को अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो करंट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये प्रोसेस ही हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन वाला प्रोसेस है। तो इसे हम लोग ट्रांसफार्मर में हमें पढ़नी है, तो वहाँ पे देख लेंगे। बस आपको अभी याद रखना, ओम्स का नियम जो होता है ट्रांसफार्मर पे लागू नहीं होती है, मतलब ट्रांसफार्मर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। दूसरा एक आपको एक टर्म आपको याद रखना रेजिस्टेंस के बारे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा फोर्स ज़्यादा डालेंगे रेजिस्टेंस को समझने के लिए, क्योंकि इसकी काफ़ी यूजेस हैं। कंसेप्ट अगर इसका आप समझ गए रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग, तो आगे के कई सारे क्वेश्चन जैसा आपको पढ़ना होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, लेंथ का इंक्रीज़ करने पे, एरिया इंक्रीज़ करने पे क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस, या फिर जब आप सर्किट पढ़ोगे वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, किस तरह से डाटा आपका जो कम होता है, कहीं 5 ओम कहीं 10 ओम क्यों होता है, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
तो सिंपली आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। ये सीबीटी 2 का भी पूछा गया क्वेश्चन और सीबीटी 1 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं ये रेजिस्टेंस होता क्या। देखिए रेजिस्टेंस के नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। रेजिस्टेंस इट मीन्स हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध इट मीन्स क्या करना, विरोध करना, किसी को रेजिस्ट करना। आप यहाँ पे आप जो है रेजिस्टेंस है और एक बंदा है जो वो है करंट है। अब मैं बोलता हूँ आप जो है क्या कर रहे हो, इस करंट का क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। विरोध करने का मतलब क्या है कि आप इसको फ्लो होने से रोक रहे हो, आने से, इधर आने से क्या कर रहे हो आप, इसे इधर आने से क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस का काम क्या हो गया, विरोध करना। किसका विरोध करती है, वो करंट का विरोध करती है। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना अधिक होगी, ठीक है, जितना इंक्रीज करेगी तो वो उतना ही अधिक क्या करेगी, वो विरोध करेगी करंट का। इट मीन्स करंट को इधर फ्लो नहीं करने देगी, मतलब करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स क्या होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा तो करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। इट मीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स है, आप बहुत ही ताकतवर आदमी हो, तो इस आदमी को आप इधर आने नहीं दोगे, मतलब इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो करंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है, इट मीन्स क्या कहता है, इसका विरोध करने की क्षमता अगर घट गई है, कोई तार है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो वहाँ से क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब यहाँ से ईजिली इसको विरोध, मतलब इसको गिरा देगा और इधर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो आपने क्या समझा रेजिस्टेंस का मतलब, कि रेजिस्टेंस अगर अधिक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये कोई एक वायर है आपका, कॉपर का वायर है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत अधिक है तो करंट यहाँ से बहुत ही कम फ्लो करेगी क्योंकि उसका विरोध करेगी रेजिस्टेंस। लेकिन ये एक कोई वायर है, चांदी का वायर ले लेते हैं हम लोग, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है तो यहाँ से करंट बहुत ही ज़्यादा फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट मीनिंग होता है रेजिस्टेंस का, वो क्या करती है, विरोध करती है करंट की। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है आपका रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक, इस आपके जो है रेजिस्टिविटी से पूछे जा सकते हैं अलग अलग टाइप से, तो वो सारे चीज़ हम लोग कवर करते हैं। रेजिस्टेंस से आपको बस एक यूनिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है, और दूसरा जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसकी यूजेस अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपन ए होता है। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी 3 डाटा दिया हुआ रहेगा और आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे यहाँ से सिंपली आपको प्रतिरोधकता की वैल्यू पूछ ली जाएगी कोई भी 3 डाटा देकर को। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा। दूसरा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन सीबीटी 2 के किसी शिफ्ट के आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका यूनिट पूछता है। तो देखिए यूनिट हम लोग अगर निकालते हैं, रो को हम लोग इस साइड कर देते हैं तो आर ए अपन एल हो जाता है। तो आर की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट क्या हो जाएगी, एम। तो एम से यहाँ कटेगी तो यूनिट क्या होगी आपका, ओम मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद नहीं है फिर भी आपको बस ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से ईजिली यूनिट निकाल लोगे। इसलिए ये चीज़ें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके, 3 क्वेश्चन आपके और बनते हैं यहाँ से। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लेंथ को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, एरिया को अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, मतलब घटेगी या फिर बढ़ेगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, प्रतिरोध जो हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो क्या होगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल सा है ये कंसेप्ट, आराम से समझेंगे। देखिए आर आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। आप देख रहे होंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका एरिया की। क्या आप समझ रहे हो, जैसे कि आप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, मतलब आर जो है रेजिस्टेंस जो है आपकी, प्रतिरोध जो है आपकी समानुपाती जो है आपकी लेंथ की है। आपने लेंथ को इंक्रीज़ किया तो आपका जो है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आपने अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, लेंथ को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ करेगा। ये चीज़ें आपको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए ये कोई एक वायर है आपका जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और एक जो ये लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर का कोई लेंथ वायर है, ठीक है, तार है। अब देखो इस जो लेंथ की सॉरी जो ये वायर है इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो विरोध करेगी करंट का, यहाँ से सॉरी करंट में कर रहा हूँ, ये जो लेंथ 5 सेंटीमीटर की जो वायर है, अब ये देखिए इतना 5 सेंटीमीटर तक ही जो है ये क्या कर सकती है, विरोध कर सकती है, ठीक है। क्या किसका विरोध करेगी, करंट का विरोध करेगी। लेकिन यही वायर का अगर मैंने लेंथ को क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो है मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता को मैंने क्या बढ़ा दिया, यहाँ तक ये प्रतिरोध कर रही थी लेकिन अब जो है इतना 10 सेंटीमीटर तक प्रतिरोध करेगी। तो इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई कि नहीं हुई।
ठीक है। तो लेंथ को जैसे ही मैंने इंक्रीज़ किया तो उसकी रेजिस्टेंस करने की क्षमता भी बढ़ गई। तो वही चीज़ है यहाँ पे, सिंपल सा, लेंथ इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता है। एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। देखिए, इन व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एरिया इंक्रीज करने पे हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। सिंपल सा देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि ये आपका कोई एक वायर है, ये एरिया जो है इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये एक वायर है भैया, इसका जो एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखना, एरिया मैंने क्या किया है, 2 से 10 कर दिया है, एरिया इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, प्रतिरोध करने की क्षमता घट जाएगी। इसका एग्जांपल आप समझो, कोई एक गली है, ये इतनी छोटी सी गली है, अब यहाँ से लोग पास करेंगे तो यहाँ से पास करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो एक दूसरे को पास करने में बीच में क्या होगा, टकराव होगा, यानी रेजिस्टेंस यानी विरोध, बहुत हर लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे अधिक है, एरिया कम है। लेकिन यही चीज़ देखो, यहाँ पे आराम से लोग चले जाएंगे, जैसे कि एरिया मैंने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस करने की क्षमता, प्रतिरोध करने यानी विरोध करने की क्षमता क्या हुई, घट गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो उसी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आर जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर मैंने बढ़ा दिया, सॉरी एरिया अगर मैंने घटा दिया तो आर बढ़ गया है, और एरिया अगर इंक्रीज़ कर दी तो आर हमारी घट जाती है। ठीक है, थोड़ी सी साउंड मिल सकती है आपको, नॉइज़ आ सकती है, उसके लिए सॉरी है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है, जो नेक्स्ट इफेक्ट पूछा जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको याद रखना है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपके यूनिट बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। देखिए, हिंदी में हम इसे कहते हैं चालकता, कंडक्टेंस को। तो ये होता क्या, पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स क्या होता है, जी जो होता है यानी चालकता जो होती है व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस की। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, चालकता कहते हैं, G=1/R। समझना भाई क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कंडक्टेंस। इसका पहले हम लोग यूनिट पहले देख लो, आर है 1/R, तो इसका आर का क्या होता है, ओम होता है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पर ओम हो जाता है। ठीक है, या फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपको याद रखना है, क्या, मोह याद रखना है, या फिर आपको सीमेन भी मिल सकता है, दोनों अलग अलग है, याद रखना। ये और यहाँ लिखा हुआ बीच में मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो मोह होता है, या फिर इसका एक यूनिट होता है सीमेन, या फिर एक यूनिट आपको मैंने क्या बताया, ओम पर। तो ये तीनों यूनिट आपको याद रखना है, ये तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप उसे टिक करके आओगे, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो देख रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, घटेगी। मतलब सिंपल सी बात है, आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस पहले 5 ओम थी, अब आपने क्या कर दिया, इसका 50 ओम कर दिया, तो अब ये रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगी यानी प्रतिरोध करेगी यानी विरोध करेगी, तो कंडक्टेंस इसकी क्या हो गई, घट गई। कंडक्टेंस मतलब क्या हो गया, सिंपल से कि करंट ईजिली अब वहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगी। आप क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब जैसे कि 50 ओम थी, आपने क्या किया, इसकी रेजिस्टेंस को घटा करके आपने 2 ओम कर दिया, तो यानी कि प्रतिरोध करने की क्षमता, विरोध करने की क्षमता को घटा दी। तो ये किसका विरोध कर रही थी, करंट का विरोध कर रही थी, तो करंट अब जो है इजीली पास करेगी। तो यही चीज़ यहाँ बताया, कंडक्टेंस मतलब तो वही ना हुआ कि कितना अच्छा उसके अंदर कंडक्टर है, वो कितना अच्छा कंडक्टर है जहाँ से इजीली करंट फ्लो कर जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रही है। तो करंट इलेक्ट्रॉन के बीच रिलेशन मैंने पार्ट 1 में बताई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो देखिए, यहाँ से सिंपल सा एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या पूछा भी गया है, आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आर की वैल्यू दे दी हुई रहेगी 5 ओम, आपसे पूछ लिया होगा कि कंडक्टेंस इसकी की चालकता क्या होगी, बस आपको 1/5 करना हो, 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट जो होती है ओम पर होता है। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका यूनिट आपसे पूछा जाता है। सिग्मा इक्वल्स टू, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, 1/रो होता है। तो रो की यूनिट आपको पता है क्या है, ओम मीटर होता है, हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, और ये आपको याद बस इतना ही रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच क्या है, इसका यूनिट ही आपको याद रखना, और ये फार्मूला। तो यूनिट भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला याद है, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, तो रो की आपको यूनिट पता है, ओम मीटर होता है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पर ओम मीटर हो जाएगा। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म या फिर टॉपिक की बात कर ले, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधों का समूह। सीरीज कम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, पैरेलल कम्बिनेशन हमें पढ़ना है, जहाँ से डेफिनेटली जो है आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और CBT 2 में भी पूछे गए हैं। देखिए, सीरीज का होता क्या है, सीरीज को हम लोग समझ देंगे आपको, जैसे कि आप जब देखते होंगे सर्किट को तो आपको समझ में नहीं आता ये सीरीज में है या फिर समानांतर या पैरेलल कम्बिनेशन में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन इसका लिखे हैं क्या, देखिए यहाँ पे पहले इस सर्किट को देखिए, ये क्या है आपका R1 रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, R2 रेजिस्टेंस है, ये आपका R3 रेजिस्टेंस है। यहाँ मैंने पॉइंट दिया है 1, 2
1 2 1 2, ठीक है। ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लो। ये आपका जो है 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। मैंने क्या लिखा है देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी आप कैसे समझोगे। सेकेंड रेजिस्टेंस यानी सेकेंड रेजिस्टेंस इसकी बात हो रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड पॉइंट से, फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड पॉइंट से देखिए ये सेकेंड रेजिस्टेंस जो है किससे कनेक्ट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है। एवं सेकेंड रेजिस्टेंस के दूसरा पॉइंट, सेकेंड रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है तीसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए, इस तरह का कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ R1 है और यहाँ R2 है, आप क्या देख रहे हो, जब दूसरा रेजिस्टेंस जो है आपका पहले रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट आपको जब मिल जाए, जब आप देख रहे होंगे सर्किट में कि दूसरा रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट पहले रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो सिंपली से आप समझ जाओगे वो सर्किट को देख करके ही, जैसे देखो ये सीरीज में नहीं आपको दिख रहा है, एक लाइन बाय लाइन सीरीज में खड़ा है। जैसे आप समझ लो कोई पर्सन है, आदमी एक सीरीज एक लाइन पे खड़ा हुआ, कोई एक स्ट्रेट लाइन पे ही 3-4 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाए तो वही आपका सीरीज हो जाता है। सिंपली से आपको ये चीज़ भी आपको पता होगा ही। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सीरीज श्रेणी में जो होता है आपका करंट सेम होता है या फिर अलग अलग होता है, करंट कांस्टेंट होती है या फिर वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो करंट जो होता है आपका सेम होता है, वोल्टेज जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो है वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा। लेकिन करंट जब यहाँ से फ्लो कर रही है आई करंट, आपको पता है पॉजिटिव प्लेट जो होती है यहाँ से करंट फ्लो करती है और करंट के जस्ट अपोजिट क्या फ्लो करता है, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो करंट जो आपका आई करंट ही, अब ये वायर जो है आप देख रहे होंगे सबसे कितना फ्लो करेगा, आई करंट ही फ्लो करेगा, आई करंट ही फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, आपका वोल्टेज गिर जाती है, V1 वोल्टेज होता है, V2 वोल्टेज होता है, V3 वोल्टेज होता है, ठीक है ना। एक चीज़ क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है या फिर वोल्टेज सेम होता है। तो करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। अब यहाँ से आपको पूछा जाता है आर की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल आर की वैल्यू कितनी है। ये तो R1 है, R2 R3। अब इस सर्किट की पूरी आर इक्विवेलेंट टोटल आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितनी है, तो वो हम क्या करते हैं, हर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किएगा और मैंने सारी चीज़ें लिए, तो आराम से देखिए। पहला तो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, आर ये आपका देखिए दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए क्या है, सीरीज में है। देखिए एक लाइन में ही आपका ये आपको रेजिस्टेंस सारा मिल गया R1 और R2, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में तो आपका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है हमें पता है, जितना भी रेजिस्टेंस होगा हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। R1 + R2 मैंने कर दिया 5 + 2 = कितना हो गया, 7 ओम। तो टोटल अगर आर इक्विवेलेंट हम देख रहे हैं तो 7 ओम होता है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ। ये आपके अगर आप जैसे PSC वगैरह आप देते होंगे या फिर आप जैसे कि पब्लिक सेक्टर के आप कोई भी पेपर, टेक्निकल पेपर दोगे, तो यहाँ पे आपके एक ना एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। देखिए क्या पूछा जाता है, आप जब देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है, 7 ओम आ रही है। और जब आप सर्किट देखोगे तो इसकी मैक्सिमम रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो 5 ओम है। तो आप क्या देख रहे हो, जब टोटल आर हम लोग जब सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल रहे होते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम, जो सर्किट की मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस जो होती है उससे अधिक होती है। 7 ओम देखो 5 ओम से ज़्यादा है या नहीं, तो वही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो सीरीज रेजिस्टेंस में, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है मैक्सिमम टोटल जो आर जब हम निकालते हैं, टोटल आर इक्विवेलेंट जब निकालते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम, उस सर्किट की जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से अधिक होती है या फिर कम होती है या फिर बराबर होती है, तो क्या होती है, हमेशा ही अधिक होती है। समझे या नहीं, सही समझे। जो मैंने आर इक्विवेलेंट आर टोटल निकाला, R1 + R2 की वैल्यू जो 7 ओम आई है, वो क्या होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की उस सर्किट की, उससे अधिक आती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन आपको ये सर्किट दिया हुआ, आपसे पूछ लिया गया है कि करंट की वैल्यू निकालिए और वोल्टेज जो आपका 14 वोल्ट आपको दे दिया, तो आपको पता है V = क्या होता है, IR होता है, I = क्या हो जाएगा, V/R। तो हमें पता है V की वैल्यू क्या दे दी गई आपको, 14 दे दिया, और R हमने क्या लिया। अब R आप कौन सा लोगे, 5 ओम। आपको क्या पूछा गया, टोटल आपसे पूछा गया टोटल करंट कितना होगा। तो टोटल करंट के लिए हमें क्या पता, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आपकी कितनी आई, 7 ओम। तो 7 ओम मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 2 एम्पियर आंसर आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस, मतलब कि करंट की वैल्यू फाइंड कीजिए, धारा की वैल्यू फाइंड कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध पे। मतलब 5 ओम में कितना करंट है,
2 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। वी कितना है भाई, तो देखो सीरीज में हमें क्या पता है, एक मिनट देखो, अगर हमसे ये पूछ लेता है कि सीरीज में हमें क्या पता है, आई तो कांस्टेंट होगा भाई, तो चाहे 5 ओम से आपका फ्लो करे चाहे 2 ओम से फ्लो करे, तो वो कितना फ्लो करेगा आपका, 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा, ठीक है ना, ये तो पता है हमें। दूसरा, अगर हमसे पूछ लेता है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी ईच रजिस्टेंस में, तो वोल्टेज की वैल्यू तो अलग अलग होगी, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है आपका आई आर होता है, तो आई का वैल्यू हमें कितना पता है, 5 ओम में आई का वैल्यू कितना, आई तो कांस्टेंट होगा ना हमेशा, तो कितना होगा, 2 एम्पियर होगा, और रजिस्टेंस कितना है, तो 5 रजिस्टेंस, तो कितना हो गया, वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10 वोल्ट, और टोटल मैंने कितना सप्लाई किया 14 वोल्ट, तो अब इसके ऊपर कितना वोल्ट आ जाएगा, 4 वोल्ट आएगा या नहीं, तो हम इसे निकाल के भी देख लेते हैं। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, करंट की वैल्यू कितनी है 2 है, और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, तो कितना आ गया 4 वोल्ट आया कि नहीं आया, समझे। देखिए 3 चीज़ आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। पहला चीज़, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ऐड कर देते हैं सारे रेजिस्टेंस को, तो वो वैल्यू जो आती है मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उस सर्किट की, उससे अधिक आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, आपको करंट की वैल्यू, आपसे टोटल करंट यहाँ पे पूछा गया था। देखो भाई, अगर आपसे पूछ ले टोटल करंट निकालिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, या फिर करंट 5 ओम में यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रही है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सीरीज में जो होता है करंट कांस्टेंट होता है, यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा तो यहाँ से भी 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा, अलग अलग फ्लो नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है भिन्न भिन्न, मतलब कि कांस्टेंट नहीं होती, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कुछ अलग होगी, V1 होगी, यहाँ पे आपकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V2 होगी, और जो V1 प्लस V2 मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा, ये जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं। तो आपको टोटल वोल्टेज की वैल्यू दे दी है 14 वोल्ट, आपसे पूछा गया आई, तो करंट तो सेम होता है भाई, चाहे यहाँ के आई निकालिए चाहे यहाँ के आई निकालिए, तो आई की वैल्यू कांस्टेंट, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर, तो V की वैल्यू आपको दी हुई थी 14, और आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, टोटल आर हमें लेनी है 5 + 2 यानी कि 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको यही क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन ईच रेजिस्टेंस, या फिर आपको सिंपली बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन 5 ओम, मतलब 5 ओम में यहाँ पे कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट 2 एम्पियर, आर की वैल्यू कितना हमें पुट कर देना 5, तो 5 दूनी 10, और यहाँ के आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, टोटल कितना आपको सप्लाई किया गया 14 सप्लाई किया गया है, तो बस 10 यहाँ से माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उसे आप सिंपली निकाल भी सकते हो। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। और अभी जब हम समानांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे उसके बाद कंबाइन क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जामिनेशन में, या CBT 2 में जो पूछा गया, जो आप लोग काफ़ी बोल रहे थे लेंदी क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो आता है कॉम्बिनेशन समानांतर क्रम, ये देखिए क्या आपका, यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे होंगे कि पहला रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट से कोई दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, सिंपल अब पैरेलल समानांतर है। देखिए समानांतर मतलब क्या भाई, पैरेलल लाइन्स हम लोग कहते हैं ना, तो देखिए ये पैरेलल लाइन्स इससे ही ना कहते, तो एक के नीचे एक, तो एक के नीचे एक जब भी आपको रेजिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल जाए तो वो आपका क्या होता है, समानांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन आपको तो पहले ये पहचान में आना चाहिए कि ये सीरीज में है या फिर समानांतर श्रेणी में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, तो देखिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने का जो तरीका होता है हमारा अलग होता है। सीरीज में हम लोग बस सिंपली ऐड कर रहे थे, लेकिन समानांतर में ऐसा हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इधर करेंगे, तो सिंपली जो आपका सॉल्व करने के बाद ये आता है आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो भी रेजिस्टेंस रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन और उसका जो होता है एडिशन नीचे में हो जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से यूज़ होगी। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाएंगे। जो समानांतर श्रेणी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है या फिर वोल्टेज कांस्टेंट। तो ये जो होता है आपका वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट होता है, करंट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। अब आप देखो यहाँ पे भी भी ही जो आपका वोल्टेज होगा भी होगा, इस R2 रेजिस्टेंस में भी और R1 रेजिस्टेंस में भी कितना होगा, वोल्टेज भी ही होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समानांतर श्रेणी है, तो वोल्टेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन मैंने क्या बताया, समानांतर श्रेणी में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। देखिए करंट की वैल्यू कैसे अलग अलग होगी, मैंने यहाँ से करंट को सप्लाई किया, मान लेते हैं हमने 10 एम्पियर करंट का सप्लाई किया है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 10 ओम है।
बस कंसेप्ट को समझना, जो मैंने डेफिनेशन समझाया आर की, जो मैंने डेफिनेशन दी है, देखिए किस तरह से यूज़ होता है। आप यहाँ देख रहे हो 5 ओम है और यहाँ पे है 10 ओम। तो आप थोड़ा सा सिंपली सा दिमाग लगाओ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई I1 करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे I2 करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट आपको पता है कांस्टेंट नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग करंट फ्लो करेगी। तो मुझे बताओ कहाँ पे सबसे अधिक करंट फ्लो करेगी, 10 ओम में या 5 ओम में। आप देख रहे हो इसके पास इसका कितना वैल्यू, आर की वैल्यू 5 ओम, मतलब प्रतिरोध कितना करने की क्षमता 5 ओम, यानी कि 5 न्यूटन लगा सकता है या 10 न्यूटन, यानी सबसे ज़्यादा ये बल लगाएगा, यानी कि ज़्यादा विरोध ये करेगा, यानी कि करंट यहाँ से सबसे कम फ्लो करेगी R1 से, और R2 से सबसे ज़्यादा फ्लो करेगी, क्योंकि 5 ओम में जो मैंने बताया था ना भाई कि रजिस्टेंस अधिक है तो करंट कम होगा, और रजिस्टेंस कम है तो करंट अधिक फ्लो करेगी, तो रजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम है, ये विरोध कम करेगी तो करंट भी वहाँ से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो बस अगर यहाँ पे आपकी 5 ओम है, यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ, तो करंट यहाँ से मैंने आपको टोटल करंट की वैल्यू बताई 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर मैंने आपको दे दिया है, तो इधर आएगा तो यहाँ पे आपका 8 एम्पियर चला जाएगा, और इधर जो आपका 2 एम्पियर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू भी अधिक तो करंट भी कम फ्लो करेगी। तो आप देख रहे होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट की दो वैल्यू, यानी कि करंट कांस्टेंट नहीं, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे भी वी है, यानी कि यहाँ पे अगर 50 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 50 वोल्ट ही होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 50 वोल्ट ही होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया ना आपका। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि घरों में जो कॉम्बिनेशन होती है कौन सी, सीरीज कॉम्बिनेशन होती है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन भाई, पैरेलल में ही होगा, समानांतर में कम हो, क्योंकि अगर सीरीज में होता है तो आप मुझे ये बताओ, आपका यहाँ पे कोई ये अगर हम मान लेते हैं घर में सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन कर देते हैं, और यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा देते हैं, अब ये बल्ब खराब हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, पूरा यहाँ से वायर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये वायर तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं, अब यहाँ ये बल्ब खराब हुआ, इसका मतलब पूरा आपका घर का लाइट ही ऑफ हो जाता है, पर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारे घर में। यहाँ पे कुछ भी खराब आपका, यहाँ पे इस वायर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है आपको, जैसे देखते यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन करंट तो हमारा इधर जा रहा था 2 एम्पियर, तो इधर का आपका कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस रूम में लाइट जलेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, समानांतर श्रेणी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। सारा क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, बिल्कुल ईजी से लेकर मॉडरेट, जितना आपके एग्जामिनेशन में मैंने, अगर आपका एग्जामिनेशन में जो यहाँ पूछेगा आपको, मैंने यहाँ तक सारी नोट्स में मैंने कवर कर दी है। ठीक है, तो बिंदास रख करके आपको बस यहाँ पे कवर करना। आपको देखो क्वेश्चन दिया हुआ, आपको ये सर्किट दी हुई है, तो आपसे जो ये सर्किट दिया आपको पहले समझना ये क्या है, सीरीज है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन समानांतर श्रेणी में दिया, तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम लोग निकाल रहे होते हैं, हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। ठीक है भाई, मैंने कर दिया 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, कोई भी ले लो, R1 इसे भी ले सकते हो, R2 किसी भी ले लो, तो बस आपका आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगी। 1/5 मैंने कर दिया, 1/2 कर दिया, इसको बाद में सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो हमें आर की जो वैल्यू मिल रही होगी 10/7 ओम मिल रहा होगा। तो सिंपली से ये चीज़ आपको अगर याद हो तो आर इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया था, ऊपर में हमें क्या करना है, जितना भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे में हमें क्या करना है, ऐड कर देना। बस यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऐड कर दिया, तो 10/7 ओम आ गया, ये हमारा टोटल आर इक्विवेलेंट आ गया। CBT 1 में कई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ग्रुप डी के भी पेपर में आए, तो जेई के CBT 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली ही आएंगे। अब यहाँ में, अब देखिए आपको मैंने एक चीज़ यहाँ बताया क्या है कि समानांतर श्रेणी यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे अब करंट कुछ और फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे करंट कुछ और फ्लो कर रहा होगा, तो आप बताओ 5 ओम में यहाँ 2 ओम, तो करंट सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ करेगा, 2 ओम में फ्लो करेगा। क्यों करेगा भाई, मैंने बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे करंट की फ्लो सबसे कम होगी। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको टोटल वोल्टेज दे दिया गया 70 वोल्ट, तो आप ये बताओ इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा। यहाँ पे तो आपको वोल्टेज की वैल्यू दे दी है 70 वोल्ट, तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी 70 वोल्ट ही होगा, यहाँ पे भी 70 वोल्ट ही होगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा कॉन्स्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर श्रेणी में। आपको 70 वोल्ट दी, आपसे क्या पूछ लिया गया, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आई की वैल्यू, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू V/R। तो V/R हमने आर की वैल्यू 70 पुट कर दी है, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू मैंने 70 पुट कर दी, आर इक्विवेलेंट कितना 10/7, तो 10 से आपका जो आंसर आ रहा 49 एम्पियर आंसर आ रहा है। ये टोटल करंट है, मतलब ये जो करंट फ्लो कर रही है 49 एम्पियर है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पे I1 आपका यहाँ फ्लो कर रहा है, और यहाँ जो जा रहा है आपका I2 फ्लो कर रहा है, I1 I2 आप आराम से निकाल लो। अगर मैं आपको बोलूँगा I1 निकालो भाई, तो I1 इक्वल टू क्या करोगे, V/R। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम होगा, V R की वैल्यू कितनी है 2, यानी पे कितना 35 एम्पियर आ गया, और टोटल कितना 49 है, तो 9 में से 5 जाएगा 4 में से 3 एक जाएगा, तो यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है 14 एम्पियर, और यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा तो 35 एम्पियर। तो आप देखिए रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा
35 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और रजिस्टेंस अधिक है तो 14 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है। तो ये भी प्रूव हो गया आपका न्यूमेरिकल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखिए यहाँ पे ये जो है CBT 2 का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना, किसी शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसे ही आप लोग लेंदी बता रहे थे, तो हिंदी में भी समझ लेते हैं और इंग्लिश में भी समझ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला गया है कि 3 रजिस्टेंस आपको दिया गया है, 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। ये 3 प्रतिरोध है जो है 250 वोल्ट जो है आपका वोल्टेज सप्लाई किया गया और जिसे समानांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया, और आपको बोला गया प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर वोल्टेज भी फाइंड आउट करनी है और करंट का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस 10 ओम, 12 ohm, 24 ohm are connected in parallel, supply 250 volt. Find the value of voltage on each resistance and also find the value of current on each resistance. ठीक है ना भाई, देखते हैं आपको क्या कहा गया था। ये 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम दे दिया हुआ था। आपको बोल दिया गया कि समानांतर श्रेणी में जोड़ना है इसे। समानांतर श्रेणी मैंने इसे जोड़ दिया भाई, और मैंने मुझे जो है 250 वोल्ट की वैल्यू दे दी हुई है। अब मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन, तो मुझे बोला गया था कि क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वोल्टेज की ऑन ईच, यहाँ पे भी वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे भी वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे भी वोल्टेज निकालना है, और उसके बाद मुझे क्या बोला है, करंट भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी करंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी करंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने आपको बताया ये जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज तो भाई 250 वोल्ट सप्लाई किया गया, तो यहाँ पे भी 250 होगा, यहाँ पे भी 250 होगा, यहाँ पे भी 250 वोल्टेज ही होगा, क्योंकि समानांतर श्रेणी में क्या होता है, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी 250। समानांतर श्रेणी में क्या होता है आपका, आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है वोल्टेज, ठीक है ना। तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन तो निकल गया इजीली कि वहाँ पे वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी 250। अब करंट यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि मुझे पता है कि समानांतर श्रेणी, देखिए थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि कई लोगों को चीज़ें पता नहीं होती है तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं जो चीज़ें बताऊँगा पूरी डिटेल में बताऊँगा और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पुटअप किए गए हैं। CBT 2 में भी आप जैसे देखेंगे और इसे लेंदी आप लोगों ने बताया है। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं क्या। तो मैंने तो वोल्टेज बता दिया, देखिए वही लिखा कि वोल्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, मतलब कि विभवांतर जो होती है समानांतर क्रम में समान होती है। मैंने तो एक सॉल्व कर दिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या निकालना, करंट निकालना है। इट मीन्स जो यहाँ से आपका करंट आ रहा था, ये आई आ रही थी, यहाँ पे आपका I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या फ्लो कर रहा है, I2, यहाँ पे आपका I3 फ्लो कर रहा है। क्यों भाई क्योंकि समानांतर श्रेणी करंट अलग अलग फ्लो, तो I=I1 + I2 + I3 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो हमें I1 निकालना, करंट निकालना, तो हमें क्या करना, V/R करना, मतलब हमें R की वैल्यू भी निकालनी होगी, R इक्विवेलेंट। तो हमें पता है समानांतर श्रेणी में हम R की वैल्यू किसे करते हैं, तीनों रजिस्टेंस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैंने कर दिया वो चीज़, मेरा आंसर जो आ गया टोटल रजिस्टेंस 1440/23 ओम आता है। अब हमें क्या करना है, बस करंट I1 निकालना। I1 जो है आपका 10 ओम में कितना फ्लो कर रहा है, तो V/R1, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है 250, R1 की बस वैल्यू में पुट कर देनी है 10, तो देखो 25 एम्पियर आ गया आपका। दूसरा जो हम I2 निकाल रहे हैं 12 ओम में, तो क्या V/R2 250/12, तो देखो आपका आंसर क्या आ जा रहा है 20/20.8। तो आप सिंपल से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, 12 ओम, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस या विरोध ज़्यादा करेगी तो करंट यहाँ कम फ्लो करेगी, ये कम विरोध करेगा तो करंट यहाँ ज़्यादा फ्लो करेगा। तो 25 एम्पियर यहाँ देखिए करंट घट गया। यहाँ पे जब निकालो तो यहाँ पे और भी करंट की वैल्यू कम आएगी, मैंने नहीं निकाला, आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया यहाँ पे, टू रेजिस्टेंस दी हुई है, 5 ओम 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्दर इट कनेक्टेड विथ 10 ओम इन पैरेलल। ये क्वेश्चन आपके CBT 2 23 जनवरी का, जो 23 जनवरी में जो कोई शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कई लोग ने मुझे बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन दिया था, पहले सीरीज में दिया था, उसके बाद उसे समानांतर श्रेणी में जोड़ना था, उसके बाद वहाँ से आपको क्या बोला गया था, करंट फाइंड आउट करना था। तो ये सारी चीज़ आपको लेंदी बताई गई थी, मतलब आपने कहा था कि ये लेंदी पेपर आया है, तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। 2 रेजिस्टेंस 5 ओम 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैंने 5 ओम ले लिया, 2 ओम को ले लिया, मैंने सीरीज में जोड़ दिया भाई, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्या कि फर्दर इट कनेक्टेड विथ 10 ओम, इसके बाद मैंने तो इसको क्या किया गया, इसको फर्दर 10 ओम के साथ कनेक्टेड कर दिया, कैसे, समानांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट, मतलब 2 एम्पियर वहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और आपको यहाँ पूछा गया वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। देखो सबसे पहले ये 2 चीज़ दे दी आपको सीरीज में, तो मैंने सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो इसका मुझे पता है यहाँ से टोटल इसको हम इसकी R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज में, तो R1 + R2 करें, तो मैंने इसे जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7 ओम आ गया, तो भाई मैंने ये 7 ओम कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो कि 10 ओम जो है और कनेक्ट कर दिया, कैसे, इसके साथ समानांतर में 10 ओम, तो मैंने 10 ओम समानांतर में कनेक्ट कर दिया भाई। और मुझे क्या बताया कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है।
चलिए ठीक है भाई। तो आइए, पहला तो अब हमें यहाँ करना है, ये आपका समानांतर श्रेणी हो गया, ठीक है। तो हम ये इसके जो टोटल आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर देंगे 7 + 10। ये मैंने आपको बता दी कैसे निकालनी है। तो इसकी जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की 70/17 ओम, ठीक है, 70/17 ओम आ रही है। और हमें आई की वैल्यू दी हुई 2 एम्पेयर, हमें वोल्टेज पूछा, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, आई की वैल्यू 2 एम्पेयर और आर की वैल्यू कितना, 70/17 ओम, ठीक है। तो कोई ऐसा डाटा रहेगा जो ईजिली सॉल्व आउट हो जाएगा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन में जब आपको मिलेगा, तो ऐसा डाटा रहेगा जो ईजिली कट के आपका अच्छा आपका एक इंटीजर में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वी इक्वल्स टू आई आर किए हैं, तो आई इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया, आर इक्विवेलेंट 70/17 आया, इसको सॉल्व आउट कर रहे तो 140/17 आ गया, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे ही लेंदी हम लोग बताते हैं। लेकिन आप जब फिगर बस आपका माइंड में बस आपको देखना है क्या कि मुझे 2 ओम दिया है, सॉरी 2 रेजिस्टेंस दे दिया है सीरीज में, तो मैंने सिंपल सा माइंड में इसे जोड़ दिया, 7 ओम हो गया भाई। इसके बाद 10 ओम पैरेलल में दे दिया, तो पैरेलल 10 ओम है, यानी कि इस तरह से मैंने क्या किया, आर इक्विवेलेंट इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, तो 70/17 ओम आ गया। और मुझे अब देखिए भाई, टोटल आर की वैल्यू मैंने निकाल लिया, माइंड में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 70 ओम। और आपका करंट का वैल्यू दिया 2 एम्पियर, आपका पूछा गया वी, तो वी इक्वल्स टू आई आर, तो बस वी इक्वल्स टू आई आर मैंने यहाँ कर दिया है, ये पुट आउट कर दिए मैंने, बस आंसर आ गई आपकी। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी आज की। तो कैपेसिटर बचा हुआ है, और इसके बाद जो विथ स्टोन ब्रिज भी है, जो मैंने एक अच्छे क्वेश्चन जो आपके पुटअप हो सकते थे, मैंने विथ स्टोन ब्रिज भी समझाई। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऐसे भी आप लोग देखोगे या नहीं तो मुझे पता नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है सेशन। अगर इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो सजेशन दीजिएगा ज़रूर, आई एक्सेप्ट योर सजेशन। बट एक तरीका होता है सजेशन देने की, उस मैनर में आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।